हेलो स्टूडेंट, आज मैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट थर्ड वीडियो लेकर आया हूँ। आप लोगों को यदि ये जो वीडियो हम बना करके जो डालते हैं, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूले। तो हम लोग आते हैं चैप्टर पे। तो पिछले वीडियो में हम बताए थे कि रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। अगर वो वीडियो जो नहीं देखे हैं वो वीडियो को देख ले। बहुत इजी तरह से रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए बताया है। अब उसी संतुलित जब हो जाती है तो वो समीकरण के माध्यम से हम लोगों को कई गो सूचना प्राप्त होती है। जैसे कि पहला सूचना क्या है कि रासायनिक समीकरण से अभिकारकों एवं प्रतिफलों के संकेत एवं सूत्र का पता चलता है। जैसे कि हम कोई रिएक्शन लेते हैं, अभिक्रिया लेते हैं, ये हो गया N2 प्लस H2, N2 प्लस H2, ये क्या करता है, अभिक्रिया कर लेता है NH3 बनाता है, यानी कि ये N2 और H2। देखते हैं कि ये अभिक्रिया करता है, ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन अभिक्रिया करता है, जो अभिक्रिया करने के बाद अमोनिया बनाता है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है। पहला पॉइंट हमारा कि रासायनिक समीकरण से अभिकारकों एवं प्रतिफलों के संकेतों एवं सूत्रों का पता चलता है। तो ये हमारा रासायनिक समीकरण है। और ये समीकरण को हम कैसे पढ़ेंगे कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके ये अमोनिया गैस बनाता है। तो यहाँ पे देखो कि नाइट्रोजन का संकेत N, हाइड्रोजन का संकेत H2 और अमोनियम का सूत्र जो होता है वो NH3 होता है। तो इसका पता हम लोगों को चल रहा है किसके माध्यम से, तो ये रासायनिक समीकरण के माध्यम से। दूसरा है कि अभिक्रिया में कौन पदार्थ भाग ले रहा है और अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सा पदार्थ बन रहा है, इस बात का भी हम लोगों को पता जो है रासायनिक समीकरण के माध्यम से ही चलता है। कैसे, देखो ये समीकरण है रासायनिक समीकरण है। अब इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये भाग ले रहा है, ये संकेत से स्पष्ट पता चल रहा है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन भाग ले रहा है। और अभिक्रिया होने के फलस्वरूप क्या बन रहा है, तो अमोनिया बन रहा है। हम लोगों को इस समीकरण से एकदम स्पष्ट पता चल रहा है। नेक्स्ट तीसरा है कि समीकरण से अभिकारकों एवं प्रतिफलों के मोल की संख्या का पता चलता है। देखो ये समीकरण थोड़ा संतुलित नहीं है, तो इसको पहले संतुलित कर लेते हैं। तो हम लोग संतुलित पिछले वीडियो वाला में पढ़ लिए हैं कि संतुलित कैसे किया जाता है। हम डायरेक्ट इसको संतुलित कर लेते हैं कि यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये हमारा समीकरण संतुलित हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। देखो नाइट्रोजन इधर 2 है तो इधर भी नाइट्रोजन का परमाणु 2 है, फिर इधर हाइड्रोजन का परमाणु 3 दूना का 6 हो गया, यहाँ भी 2 तिहाई का 6, यानी कि दोनों ये बैलेंस समीकरण है, बैलेंस इक्वेशन है, यानी संतुलित समीकरण है। तो अब देखते हैं तीसरा हमारा क्या कर रहा है कि समीकरण से यानी कि रासायनिक समीकरण से अभिकारकों एवं प्रतिफलों के मोल की संख्या का पता चलता है। तो देखते हैं इसमें मोल की संख्या कैसे, तो इसमें कुछ नहीं तो आगे 1 है, यानी कि 1 मोल हो गया। नाइट्रोजन कितना मोल है, तो 1 मोल है। ठीक है, उसी तरह से हाइड्रोजन में कितने से मल्टीप्लाई है, 3 से, तो यानी कि ये 3 मोल हो गया। कितना मोल हो गया, 3 मोल हो गया। फिर उसी तरह से इसमें अगर देखते हैं तो अमोनिया कितने मोल है, तो 2 मोल है। तो देखो इसमें 2 से मल्टीप्लाई है यानी 2 मोल हो गया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि रासायनिक समीकरण से हम लोगों को अभिकारक एवं प्रतिफलों में मोल की संख्या का पता चलता है। चौथा है कि समीकरण से अभिकारकों एवं प्रतिफलों के द्रव्यमान का पता चलता है। यानी रासायनिक समीकरण से हम लोगों को यह भी पता चलता है कि कौन सा तत्व का या यौगिक का कितना द्रव्यमान है, वो भी हम लोगों को पता चलता है। देखो कैसे, तो नाइट्रोजन N2 है, तो नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, तो 14 गुने 2, यानी 2 है तो 2 हो जाएगा, यानी 14 दूना 28 ग्राम, यानी कि नाइट्रोजन यहाँ पे कितना है, 28 ग्राम है। उसी तरह से हाइड्रोजन का इधर हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2,
यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 3, ये इस तरह से भी कर सकते हैं ऐसे, तो 1 दूना 2 और 2 तिहाई 6, यानी कि 6 ग्राम है। कितना ग्राम है, हाइड्रोजन यहाँ पे 6 ग्राम भाग ले रहा है। फिर इधर जब अभिकारक से अभिक्रिया करने के बाद प्रतिफल की तरफ यानी जो बनता है उसका देखते हैं द्रव्यमान कितना होता है, तो 2 मल्टीप्लाई नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 14 होता है। फिर हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 1 होता है, और इसका 3 यानी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब इसमें देखते हैं, यानी 14 3 एकम 3, 14 3 17 और 17 दूना का 34, यानी कि ये हो गया 34 ग्राम। तो देख लो, देख सकते हैं स्टूडेंट कि हमारा ये चौथा जो पॉइंट है वो डिनोट कर रहा है कि समीकरण से अभिकारकों एवं प्रतिफलों के द्रव्यमानों का पता चलता है। यानी इससे साफ स्पष्ट चलता है समीकरण से कि कौन कितना द्रव्यमान हो जाएगा, इससे पता चल जाता है। चलो 5वां है कि समीकरण से पदार्थ की अवस्था एवं एचटीपी या एनटीपी पर आयतन क्या होगा, इस बात का भी पता हम लोगों को रासायनिक समीकरण के माध्यम से चलता है। तो देखते हैं कि इसमें अवस्था क्या क्या है। तो देख सकता है नाइट्रोजन का जी यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये गैसीय अवस्था में है। कैसा अवस्था है, गैसीय अवस्था, ये भी है गैसीय अवस्था में है। कैसी अवस्था में है, गैसीय। ये भी जी लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि गैसीय अवस्था में है। यानी इस बात का पता हम लोगों को समीकरण के माध्यम से ही चलता है कि कौन सा पदार्थ कौन सी अवस्था में है। और यदि गैसीय अवस्था में रहता है तो उसका एसटीपी यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, या नॉर्मल, एनटीपी का मतलब नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी समान ताप दाब पे कौन सा कितना आयतन कौन से किसका क्या होगा। तो देखो एक बात ध्यान में रखना है कि समान ताप एवं दाब पर, समान ताप एवं दाब पर गैस का जो आयतन होता है, गैस का आयतन 22.4 लीटर के बराबर होता है, या 22.4 लीटर होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है, ये भी एक तरह से इंपॉर्टेंट है कि समान ताप एवं दाब पर गैस का आयतन 22.4 लीटर होता है। तो देखो यहाँ पे हम लोग ध्यान रखते हैं कि इसमें देखते हैं कि समान एवं ताप पे कितना किसका कितना आयतन है। तो देखो इसमें 1 है, यानी इसका मतलब 1 गुने 22.4 लीटर, यानी हो जाएगा ये 22.4 लीटर इसका आयतन हो गया। नाइट्रोजन का कितना आयतन है, तो 22.4 लीटर है। उसी तरह से हाइड्रोजन का देखते हैं, तो इसका हो जाएगा 3 इंटू 22.4, यानी कि हो जाएगा कितना, हो जाएगा यानी 4 तिहाई 12, या तो इतना ही रहने देते, यानी तुम लोग मल्टीप्लाई कर लेगा, यानी कि ये इतना लीटर हो गया। हाइड्रोजन का 3 इंटू 22.4 लीटर आयतन हो गया। फिर इसके बाद अमोनिया का देखते हैं कि कितना बन रहा है, कितना आयतन बन रहा है। तो यहाँ पे भी 2 इंटू 22.4 लीटर आयतन प्राप्त हो रहा है। यानी इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि समीकरण से पदार्थ की अवस्था एवं एसटीपी या एनटीपी पर आयतन क्या होगा, इस बात का भी पता चलता है हमें रासायनिक समीकरण के माध्यम से। तो हम लोग अब आगे, तो अब हम लोग चलते हैं रासायनिक समीकरण के उपयोग से लाभ, यानी कि रासायनिक समीकरण के उपयोग करने से क्या लाभ होगा। तो देखो पहला है कि रासायनिक समीकरण में संकेतों एवं सूत्रों का उपयोग किया जाता है, जिससे हम लोगों को क्या होता है कि समय और कागज दोनों की बचत होती है। इसके साथ साथ इंक का भी बचत होता है। जैसे कि अब हम लिखते हैं यहाँ पे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जल बनाता है, तो इसको लिखने में कितना टाइम लगता है, कितना पेपर का खपत होता है बस। लेकिन उसी को जब हम शॉर्ट में लिख देते हैं H2 + O2 विक्रिया फलस्वरूप H2O बनाता है। तो ये देखो कितना आसानी से लिखा गया और बहुत कम पेपर का भी खर्च हुआ ना।
तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि रासायनिक समीकरण के उपयोग करने से हम लोगों को समय और कागज दोनों की बचत होती है। तो इससे एक लाभ हो गया। दूसरा है कि रासायनिक समीकरण से रसायन शास्त्र का अध्ययन जो है एकदम सहज हो गया, आसान हो गया, क्योंकि हम लोगों को रासायनिक समीकरण अगर नहीं होता तो हम लोग इसे बहुत बड़े बड़े कठिनाई आना पड़ता है, यानी कि इसको अध्ययन करने में, लेकिन समीकरण हो गया तो हम लोग को आसानी हो गया। तीसरा है कि रासायनिक समीकरण रसायन शास्त्र के अध्ययन को के एकरूपता को बताता है, यानी कि रासायनिक समीकरण आ जाने से हम लोगों को रसायन शास्त्र का एक रूपता को दिखाता है कि ये रासायनिक समीकरण यानी कि पूरे रसायन शास्त्र को दिखा देता है, एक रूपता को दिखाता है। नेक्स्ट अब आते हैं हम लोग ये चौथा, रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी बनाना। हम लोग रासायनिक समीकरण तो लिखते हैं, लेकिन इसको और ज्यादा उपयोगी हम कैसे बना सकते हैं? तो देखो, पहला क्या करा है कि भौतिक अवस्था जानने के लिए पदार्थ के दाहिने तरफ SLG अक्षर का प्रयोग करना, यानी कि जब हम समीकरण को लिखते हैं तो उसके दाहिने तरफ SLG का प्रयोग करेंगे, यानी S से सॉलिड, L से लिक्विड और G से गैस। एक और होता है AQ यानी एक्वस, माने होता है एक्वस, मतलब क्या बोलते हैं उसको, विलियम बोलते हैं, जो जिसको कहा जाता है यानी कि सांद्र विलियम एक्वस। तो देखो, जैसा कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, किसके लिए? फर्स्ट के लिए CaCO3, इसके साइड में S लिख दिए, ठीक है। इसके दाहिने तरफ हम क्या लिखे? S लिखे। फिर इसके बाद यह अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बना? CaO, तो ये भी इसकी तरफ S लिख दिए, प्लस CO2 इधर लिख दिए G। तो देखो, इसमें स्पष्ट पता चल रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड अवस्था में है, यानी ठोस अवस्था में है। कैल्शियम ऑक्साइड अभिक्रिया करने के फलस्वरूप कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना, तो कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड अवस्था में है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवस्था में है। यानी इससे अगर हम S लिख देंगे तो इससे हम लोगों को एक जानकारी और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसका पहला पॉइंट हो गया कि भौतिक अवस्था जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे? पदार्थ के दाहिने तरफ SLG या AQ का उपयोग करेंगे। फिर दूसरा ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी शब्द लिखकर, जैसे कि हम बताए, ये दूसरा लेते हैं, दूसरा एग्जांपल में कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि CaO कैल्शियम ऑक्साइड है और इसको जल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, इसके साथ जल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। तो ये क्या हो गया? ये हो गया S हो गया, और ये जल है यानी कि लिक्विड हो गया, और ये अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो CaOH का होल ट्वाइस, OH का CaOH का होल ट्वाइस ये बनाता है, और ये AQ हो गया। और इसके साथ इधर हम लिख देंगे ऊष्माक्षेपी। क्या लिख देंगे? ऊष्माक्षेपी। तो इससे हम लोगों को पता चल रहा है कि ये अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्माक्षेपी यानी कि ऊष्मा देता है या ऊष्मा लेता है। अगर ऊष्मा लेता तो इधर लिख देते ऊष्माशोषी, तो ये समझ में आ जाता है। इसको लिख देने से हम लोगों को ये बात का पता चल रहा है कि ये समीकरण जो है, रासायनिक समीकरण जो है, वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया करती है, ठीक है। तीसरा क्या करा है कि अभिक्रिया के फलस्वरूप गैसीय पदार्थ हो तो तीर चिन्ह यानी ऊपर की ओर तथा अवक्षेप हो तो तीर चिन्ह नीचे की ओर दिखाते हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि Zn प्लस H2SO4 अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनाता है? ZnSO4 प्लस H2। अब देखो यहाँ पे ये अभिक्रिया करवाए, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया करवाए, तो बना क्या चीज? जिंक सल्फेट। और क्या बना? हाइड्रोजन, ये गैस बना। तो इसको तीर के चिन्ह ऊपर दे देंगे, इसका मतलब हो गया कि ये गैस बन रहा है और ये वायुमंडल में जा रहा है, ठीक है। एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट, ये सोडियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है। किसके साथ? सोडियम क्लोराइड के साथ। अब ये सोडियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है तो AgCl बनाता है और प्लस NaNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट बनाता है। अब यहाँ पे ये AgCl जब अभिक्रिया करके
सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके AgCl बनाता है, तो ये एक अवक्षेप बनाता है। तो इसको अवक्षेप को दर्शाने के लिए एरो का निशान नीचे की ओर देंगे, तो इससे स्पष्ट पता चलेगा कि ये अवक्षेप बना रहा है, और जो यानी कि अब ये भारी होने के कारण नीचे की ओर बैठ जा रहा है। तो ये तीसरा पॉइंट को दर्शाता है, यानी कि तीसरा पॉइंट हमारा एकदम स्पष्ट पता चल रहा है कि अभिक्रिया के फलस्वरूप गैसीय पदार्थ हो तो तीर चिन्ह ऊपर की ओर, और अगर अवक्षेप हो तो तीर चिन्ह नीचे की ओर दिखाएंगे। ऐसा करने से हम लोगों का ये अभिक्रिया का जो मतलब है उपयोगी अधिक बन जाएगा। चौथा है कि अभिक्रिया होने के लिए आवश्यक शर्त को लिखना, यानी कि जैसे हम कोई अभिकारक लेते हैं, मान लेते हैं कोई अभिकारक लिए, ठीक है, और इसको अभिक्रिया करने के फलस्वरूप क्या बनता है, उत्पाद बनता है, या प्रतिफल हम जिसको कह सकते हैं। अब ये प्रतिफल बनता है तो इसमें क्या करना है, ये इसका ताप देना पड़ रहा है या दाब देना पड़ रहा है, कितना मतलब डिग्री सेल्सियस ले रहा है, कितना क्या कर रहा है, कौन सा उत्प्रेरक ले रहा है। तो इस चीज को यदि हम यहाँ एरो के तीर चिन्ह पे लिख देंगे या दर्शा देंगे, ऐसे गर्म कर रहे हैं तो हीट को ऐसे दर्शा देंगे, तो इसका भी इससे क्या होता है कि हम लोगों को पता चल जाएगा ये समीकरण से के द्वारा कि कौन सा ताप कितना दाब ले रहा है, कितना उत्प्रेरक क्या कर रहा है, तो इस बात का भी हो जाएगा। तो इससे हम लोगों को रासायनिक समीकरण को इससे ये सब चीजों को दर्शा करके हम लोग और अधिक उपयोगी बना सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें जरूर। थैंक यू, धन्यवाद।